ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? यस सर। फ्री बॉडी डायग्राम की बात हमने लास्ट टाइम कर ली थी ना, तो एक काम करते हैं। देखो, तो एक लैडर है, लैडर अगेंस्ट ए वॉल, अगेंस्ट ए वॉल, वॉल के अगेंस्ट एक लैडर रखी हुई है। ये वाली सरफेस रफ है, ये स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं हो सकता। इस लैडर पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक बार ड्रॉ करो सब लोग, फिर जो मैं ड्रॉ करूंगा उससे कंपेयर करना है ना। सर आखिरी में क्या बोला, क्या निकालना है? लैडर पे लगने वाले सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो शो करना है फ्री बॉडी डायग्राम में। ओके सर। ग्राउंड रफ है का मतलब समझना वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, है ना। यस सर, यस। सोच समझ के देखना कि किस तरफ लगेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर आपने क्या बताया भाई कुछ? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो पूछा है, बल्कि मैंने पूछा है कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो फिगर बना हुआ है इसका, लैडर अगेंस्ट अ वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
कितने फोर्स लग रहे हैं लैडर को, ये कौन बताएगा? कितने फोर्स, हाउ मेनी? सर 4। 4। और कोई इसके अलावा? नहीं सर 3, वो मैं एक फोर्स को 2 काउंट कर लिया, एक 3। फोर्स को 2, 3। और कोई आंसर किसी का? सर 3। 3, अच्छा 4, 3। फ्रिक्शन को काउंट कर रहे हो ना? यस सर। अच्छा, चलो तो मैं बनाता हूँ। देखो सबने एटलीस्ट ट्राई कर लिया एक बार? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एक तो mg लगेगा ऐसे, लगेगा। यस सर। एक यहाँ टच में है ये ग्राउंड के, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगना चाहिए। इसको NG कह देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वॉल से लगेगा, यस सर। इसको नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल कह देते हैं। अब एक बात सोचना, देखो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? लगेगा इतना तो पक्का है, किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट या लेफ्ट? क्या कहते हो, क्या सजेस्ट करते हो? राइट। राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। क्यों राइट, क्यों? वरना लैडर स्लिप कर जाएगा। वरना लैडर स्लिप कर जाएगी। दूसरी बात क्या है कि देखो अगर हम राइट में इस तरफ फ्रिक्शन लगाते हैं ना, तो फ्रिक्शन का काम होगा इसको बैलेंस करना। देखो ये, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं चाहिए ना हमें, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे ऐसे। तो ये 4 फोर्स लग रहे हैं, इनको देख लो। इसमें किसी को डाउट हो कि ये वाला पर्टिकुलर फोर्स मैं मिस कर गया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा। मैंने 4 इसी हिसाब से बोला था, लेकिन फिर मैंने 3 इसलिए कर दिया, फिर मैं मतलब नॉर्मल फोर्स को मैंने मतलब 2 नॉर्मल फोर्स पता थी, लेकिन नॉर्मल फोर्स को मैंने 1 काउंट कर दिया, इसलिए मैंने 3 कहा। नहीं यार 4 हो गए ना, मतलब 2 अलग अलग नॉर्मल फोर्सेस है ना वो तो, है ना। बट ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, है ना। तो ये फोर्सेस कैसे लग रही हैं, ये बात क्लियर हो रही है सबको? सर फ्रिक्शन को कौन वो कर रहा है, मतलब इनको बैलेंस कौन कर रहा है? हाँ बैलेंस। NW देखो ना, NW लेफ्ट में लग रहा है, ओके राइट ओके। में लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स देखो, हमने कहा ना सिग्मा FX इज 0, तो NW माइनस F इक्वल टू 0 हो गया ना। सिग्मा FY भी 0 है बाय द वे ना। तो किसने किसको बैलेंस कर रखा है? mg को NG। हाँ, ये G सब्सक्रिप्ट में है ना, मतलब ये N इंटू G नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड है ना। बात समझ गए? ठीक है, अब इसका एक वेरिएशन देख लेते हैं। मान लो यही लैडर ऐसे रखी होती, सर यही लैडर, लैडर इस बार, ये लैडर देखो ऐसे निकल गई ऊपर की तरफ, मतलब दीवार छोटी है और दीवार के पार निकल गई है ना। इस बार मुझे बताओ कि कहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए मुझे। जैसे थोड़ा मैं सर आपके लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर, एक काम हाँ कर देता हूँ, ऊपर मैं एक लग काम कर जाएगी। देता हूँ ना, मैं एक काम कर देता हूँ। ये वाला जो नॉर्मल है ना, ये तो सेम जैसे वहाँ था वैसे ही लग रहा है। इसको तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा NG। सर स्मूथ और रफ सेम है ना? हाँ वो सब वैसा ही है ना। तो ये वाला फ्रिक्शन भी जो है मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे ही लग गया। यस सर। सर MG भी, एमजी भी सेम ही MG तो रहेगा। जैसे लगता है वैसे ही लगेगा। सर यहाँ एक बस चेंज आ नॉर्मल जाएगा। फोर्स ऊपर हो जाएगी। ऊपर मतलब बेटा? सर जैसे एनजी है वैसी हो जाएगी ना, वो पुश करता है ना नॉर्मल फोर्स तो। अच्छा ऊपर लगेगा, इस बार ऐसे लगेगा। हाँ सर ऐसे बिल्कुल सीधा। लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल आप वायलेट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सर लैडर के परपेंडिकुलर। हाँ देखो 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 देखो, हाँ लैडर के परपेंडिकुलर तो लगेगा।
इस बार NW ऐसे लगेगा। इसको ड्रॉ करो, फिर मैं समझाता हूँ कि रूल एक्चुअली क्या है। यहाँ ऐसे क्यों लगा और यहाँ ऐसे क्यों लगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ कि है ना कब कहाँ कैसे लगाना है, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पे वॉल जो है वो ऐसे इस तरह से, ये हमारी वॉल है। ड्रॉ कर लिया भाई सबने? यस सर। ठीक। यस सर। अब इन दोनों केसेस में कंपेयर करना, देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, तो हम एक रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है? नॉर्मल रिएक्शन acts perpendicular to the extended surface इसका क्या मतलब हुआ ये समझ लेते हैं ना। एक्सटेंडेड सरफेस का क्या मतलब हुआ? सर जो सर्विस डोमिनेंट होगा उसके ऊपर लगेगा। डोमिनेंट? अच्छा जी, डोमिनेंट सर डोमिनेंट मतलब वो मैं अपनी तरफ से डोमिनेंट मतलब सर जो जैसे कोई भी दोनों में से जो चीज बड़ी होगी उस पे बड़ी उस छोटी चीज के बात है, परपेंडिकुलर। समझाने दो, फिर मुझे समझाने दो, है ना। तो एक्सटेंडेड सरफेस का कॉन्सेप्ट ये है, देखो अभी तक क्या होता था कि अभी तक हमारे पास एक ब्लॉक ग्राउंड पर रखा होता था ऐसे। अच्छा, ये भी एक एक्सटेंडेड प्लेन सरफेस है, नीचे भी एक एक्सटेंडेड प्लेन सरफेस है। जब दोनों ही सरफेस एक्सटेंडेड है तो नॉर्मल बताना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता था। इस लाइन के अलोंग नॉर्मल लग जाएगा, हमने कहा ना नॉर्मल इसके अलोंग लग जाएगा, बिकॉज बोथ द सरफेसेस आर एक्सटेंडेड प्लेन सरफेसेस। हाउएवर इस सिचुएशन को देखो आप, एक स्फीयर है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है। अच्छा, स्फीयर ग्राउंड को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगा, ये बात मानते हो? यस सर। तो उस केस यस सर। में ग्राउंड है ना, ग्राउंड हमारी ग्राउंड इज द एक्सटेंडेड सरफेस। ये मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इस बार सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है वो तो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गई है, ये बात समझ गए मेरी बात? तो ग्राउंड यहां पर क्या है? एक्सटेंडेड सरफेस है। तो अब आप इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है ना। अब यही कंडीशन हमने जब लैडर के केस में ली, इसमें से पॉइंट कौन है, सरफेस कौन है? यहाँ पे पॉइंट कौन है, सरफेस कौन है? सर पॉइंट लैडर का टॉप वाला है और हाँ, सरफेस सरफेस वॉल है। वॉल हो गई, ये बात ठीक है ना। तो हमने कहा देखो एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग गया। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट केस में हमने लैडर बनाई ऐसे और वॉल बनाई ऐसे, है ना। ये वॉल हो गई हमारी, ये हमारी वॉल हो गई, और यहाँ लैडर रखी हुई है ऐसे। इस बार पॉइंट किसका है जिस पे लैडर टच कर रही है? पॉइंट वॉल का। और एक्सटेंडेड सरफेस का काम कौन कर रहा है? लैडर कर रही है, लैडर। सही है ना। तो इस बार नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? सर लैडर के परपेंडिकुलर क्योंकि ऐसे वो एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड सरफेस। तो ये एक्सटेंडेड सरफेस वाला रूल समझ में आ गया? यस सर। याद रखना है, इसका भूलना नहीं है ना। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाली बात कर लेते हैं कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस है, सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस, आप उस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट यानी कोई भी सरफेस उसे टच कर रही है, चाहे कहीं भी टच करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ टच करे, ऐसे। ये इनके जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो कहाँ से पास होंगे? सेंटर। सेंटर से सेंटर पास से। होंगे। ये पास होंगे ना। कि नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होंगे? सेंटर से। तो इसको लिख दो N1 N2, इधर लग रहा है N3। तो ये सारे नॉर्मल कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से पास हो रहे हैं। तो ये भी वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता ही है। चाहो तो इसको भी ड्रॉ करो। यस सर। ठीक है।
अच्छा, अगर ये ड्रॉ कर लिया तो आगे चलते हैं। डन सर। एक 5 kg का ब्लॉक है, इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है ना। ये इंक्लाइंड प्लेन को फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या मोशन में? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने आपसे पूछा टेंशन कितनी है रोप में टेंशन कितनी है। कर सकते हो क्या सॉल्व? एक बार ट्राई कर लो। ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं पहले तो वो बता दो मुझे। ये स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लेना है। ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? टेंशन नॉर्मल फोर्स mg टेंशन नॉर्मल mg सही है। और सर बस और क्या लगे? बस यही लग रहा है ना, सही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता दो एक बार मुझे। देखो ये तो mg तो मैं लगा देता हूँ, ऐसे लग गया mg। ये हो गई हमारी सरफेस, तो नॉर्मल किधर लगेगा? सर सरफेस से परपेंडिकुलर। ऐसे लग जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। टेंशन किधर लगेगी? सर रोप की तरफ, रोप की तरफ पुल कर रही है। पुल कर रही है, बिल्कुल। ये हो गया, देखो डायग्राम। इसको थोड़ा बेटर बना सकते हैं 90 डिग्री को। ये ठीक है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो एक्स वाई एक्सिस लेना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो कैसे एक्सिस लें कि कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े? एक्स कहाँ पे लूँ मैं? एक्स एक्सिस किधर लूँ? टेंशन के उसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो फिर ये वाला डायरेक्शन हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे जो रेजोल्यूशन करना है वो सिर्फ किस फोर्स का करना रहेगा? mg। सर mg का। ठीक है। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इधर को देखो मैं mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा कह सकता हूँ। यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन को किसने बैलेंस कर रखा है? mg sin थीटा। सर mg sin थीटा। sin थीटा ने। और नॉर्मल को किसने बैलेंस कर रखा है? mg cos। mg cos थीटा ने। बट हमें तो पूछा था टेंशन कितनी है, तो ये हो जाएगा mg/2। sin थीटा हाफ है ना, 30 डिग्री है, तो 25 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। 5 kg का ब्लॉक है, g को 10 मानते हुए 25 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? सर एक बार और समझा दूं? कौन सा पॉइंट बताओ? सर ये फ्री डायग्राम समझ में आया। अच्छा, पहले कितने फोर्सेस लग रहे हैं समझ में आ गया? हाँ सर, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन, नॉर्मल और अपना mg। कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं समझ में आ गया? नहीं अच्छा, mg एक ही तरफ लगता है यार, किधर? सर, पर ये ब्लॉक है सर, नीचे जाएगा ना। नहीं, जाने से क्या मतलब यार, mg तो एक ही तरफ लग सकता है यार, वो तो मतलब यस सर, यस सर। कुदरत का कानून है ना। हाँ सर। तो ये mg इन लगा। हाँ सर, वही तो बोल रहा था मैं, नीचे तो रहेगा। अच्छा, नहीं आप कह रहे थे ऊपर जाएगा। नहीं, ऊपर नहीं, नीचे बोला मैंने। अच्छा, टेंशन किधर लगती है? टेंशन का एक ही काम होता है, क्या होता है? हाँ सर, वो मतलब खिंचाव का वो होता है ना, जब पुल करना है ना, पुल करना, तो पुल रोप पुल। के लॉन्ग लगेगी और पुल करेगी।
तो Yes, ऐसे sir. लग जाएगी ना, और नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, हाँ सर। तो ऐसे आ गया है ना। फिर उसके बाद हमने कहा सिंस द थ्री आर इन इक्विलिब्रियम, तो अब आप क्या हाँ। करो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स वाई एक्सिस ले लो ताकि हाँ। कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े आपको, है ना। तो आपने कहा अगर आप इसको एक्स एक्सिस ले लेते हो, ये एक्स एक्सिस हो गया, और Yes, इसको sir. वाई एक्सिस ले लेते हो, ये वाले डायरेक्शन को, तो जी आपको सर। नॉर्मल और टी तो रिजॉल्व करने ही नहीं पड़ेंगे। नहीं सर, नॉर्मल और टी तो वैसे ही आ गए। mg के कंपोनेंट्स हो जाएंगे mg cos थीटा mg sin थीटा। ठीक है सर। तो टेंशन इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा, ये हमने लिख दिया। एंड टेंशन नॉर्मल, mg sin थीटा से बैलेंस हो रही है। हाँ क्योंकि देखो x में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, जी सर। तो दो ही और फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को नॉर्मल बैलेंस फोर्स करना mg cos थीटा से रहेगी। है, बैलेंस, हाँ बस ये हो गया। ठीक है सर। समझ गए बात? जी सर। ठीक, और देखते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसमें, मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स, है ना। कनेक्टेड ब्लॉक्स का मोशन डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, एक होता है टेंशन का कनेक्शन, वो पहले पढ़ लेते हैं, ये वाला। मान लो हमारे पास एक M1 है, एक M2 है, और दोनों एक रोप से बंधे हुए हैं। आपने फोर्स F लगाया M1 पे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हैं दोनों, है ना। इसको ड्रॉ कर लो एक बार पहले ना। कर लिया सर। स्मूथ सर सिस्टम है तो कोई स्मूथ है, फ्रिक्शन ठीक है फिर, ठीक है कोई फ्रिक्शन नहीं। सबसे पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। यस सर। Will the blocks move together? यस सर। आंसर क्या है इसका? यस सर। हाँ मूव करेगा, यस। अलग अलग नहीं चल सकते बिकॉज क्योंकि सर एक ही रोप से है ना सर। रोप है ना, तो रोप के दोनों एंड पे एक्सेलरेशन हाँ। सेम होना चाहिए, तो हाँ दोनों जी। सेम एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। यस अगर सर। आपके दोनों एंड अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो रोप एक्सटेंड हो जाएगी या टूट जाएगी, ठीक है ना। वो दोनों ही काम रोप में नहीं हो रहे हैं बार, ठीक है। तो यस, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 को इधर क्या लग रहा है? F। तो इधर क्या लग रहा है? सर टेंशन। टेंशन। M2 को इधर क्या लग रहा है? सर टेंशन। सिर्फ टेंशन, और तो कुछ लग ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से। नहीं सर। ये No, sir. नोट कर लो एक बार अच्छे से। मतलब अच्छा, दोनों के लिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख देते हैं। F माइनस टी इक्वल टू M1 है, और इसके लिए तो एक ही फोर्स है तो T इक्वल टू M2 है। कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ये बात मुझे नहीं समझ में आई तो मैं रिपीट कर दूंगा ना। मेरे ख्याल से पिछली बार से अब ये डाउट तो क्लियर हो गया है कि F का M2 से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है ना, ठीक है ना। यस। ठीक है, इस पॉइंट पे हम एक बात समझ सकते हैं कि M2 का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? टी पे। टेंशन पे, ठीक है ना। टेंशन पे। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम ये कह देते हैं कि M2 जो है हमारा, M2 वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, मजबूर है। क्यों मजबूर है ये? टेंशन की वजह से। जब तक M1 नहीं चलेगा ये नहीं चल सकता, ये भी नहीं अपने दिमाग से चल ही नहीं रहा है ये, ठीक है ना। चलाने वाला चल रहा है तो ये चल रहा है, हाँ सर। सही है ना। सिर्फ ट्रेन में क्या होता है कि इंजन होता है और बोगी होती हैं, बोगियां होती हैं। है ना। तो Same. इंजन तो हो गया चलाने वाला, यस। अब बोगी का अपना कोई इंजन या दिमाग नहीं है, वो तो जिधर ले जाओ उधर चली जाएंगी। तो ये डिपेंडेंट या मजबूर वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर समझ गया। ठीक है। क्या? Anyway, देखते चलना है ना, कॉन्सेप्ट समझते चलना। सर जैसे अगर हम
मैं मतलब थोड़ा सा इससे आगे की बात कर रहा हूँ आगे की सर। बात जैसे अगर हम, हाँ सर, जैसे हमारे पास ये दो ब्लॉक्स थे, तो सर अगर हम पहले दोनों में इक्वल फोर्स, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा सर। अच्छा नहीं तो पूछ रहा हूँ, होगा ना? हाँ होगा ही, वो तो हमने पहले ही डिस्कस हाँ ये लिख दिया था ना यहाँ पे, विल द ब्लॉक्स। हाँ सर, तो सर जब जो जो फोर्स जो हमारे पे जो हम लगा रहे हैं उनको खींचने के लिए, सर अगर हम सेकंड वाला ब्लॉक को हटा देते, जैसे अभी आपने ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो सर अगर हम पीछे वाली बोगीज को हटा दे तो सर ट्रेन का तो वो मतलब इंजन का तो सेम ही रहेगा ना, क्या सेम एक्सेलरेशन, रहेगा? नहीं स्पीड, सेम क्यों रहेगा यार? एक्सेलरेशन। ट्रेन के इंजन में थोड़ी सी अलग बात होती है यार, देखो ऐसा होता है ना, देखो चलो ऐसे कह देते हैं नहीं सर, लेकिन वो तो एक कांस्टेंट स्पीड से सर, जैसे 120 की स्पीड से चल रहा है तो सर वो तो 120 की स्पीड से ही चल रहा है ना। अगर हम उसके पीछे वाले सब हटा दें तो वो तो फिर अरे भी 120 अरे की स्पीड से ही चलेगा। भोलेनाथ मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात सोचो, जैसे मान लो आपके पास वो, आपने स्कूल के टेम्पो देखे हैं जो बच्चों को लेने आते थे जब स्कूल चलते थे, यस सर। है ना, जाते ना बच्चे, वो यस एक सर। वैन में भर के नहीं जाते हैं। हम्म अच्छा मान लो कि एक वैन 10 बच्चे ऑलरेडी ले जा रही है, हम्म आप उसमें किसी तरीके से 20 बच्चा भर दो, हम्म। ठीक है, क्या वैन अपनी सारी ताकत लगा के उतना ही तेज चल पाएगी जितना पहले चल रही थी? स्पीड कम होगी ना सर, क्योंकि इन पे उनका जो वेट है, मास है, वो भी तो बढ़ गया। हाँ क्या रीजन हुआ इसके पीछे? रीजन क्या हुआ? वेट बढ़ने से उतनी स्पीड नहीं गेन कर पाएगी, या ना। टाइम लगेगा उतनी स्पीड गेन करने में? हाँ सर। रीजन क्या हुआ इसके पीछे? टाइम नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ mg ज्यादा हो जाएगा। हाँ। वेट ज्यादा हो जाएगा, मैं समझ गया उससे। आप मुझे बात समझो कि कार के पास क्या चीज कांस्टेंट है नहीं सर, और नहीं हो क्या बढ़ पाएगी। जा रहा है? स्पीड नहीं बढ़ेगी सर। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ी? कार के पास क्या कांस्टेंट है और अब क्या बढ़ गया है? उसका वेट बढ़ गया है, हाँ उसकी और स्पीड कांस्टेंट थी। नहीं बेटा, स्पीड थोड़ी कांस्टेंट है, यही तो बात समझो ना, मेरी बात समझो। देखो आपने कभी बहुत कम पावर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अरे नहीं है बेटा, यही मेरी बात समझो, आपने कभी बहुत कम पावर की बाइक या कुछ चलाई है? साइकिल चलाई है? सबने साइकिल चलाई है? हाँ Yes, हाँ sir. हाँ सर, हाँ साइकिल पे सर। भाई बहन यस को सर। पीछे बिठाया है? हाँ सर, हाँ Yes. हाँ हाँ। बिठाया है। यस अच्छा सर। मान लो भाई बहन ज्यादा भारी हो अपने से भी, तो हाँ क्या तो आप फिर वो उतना ही तेज साइकिल चला पाओगे जितना नॉर्मली अकेले चला लेते हो? नहीं सर। No, sir. ठीक है, सर तो यहाँ मुझे बताओ कि आप में क्या चीज कांस्टेंट है जो भाई बहन के बैठ जाने पे साइकिल को Force. उतनी स्पीड नहीं दे? आप में फोर्स कांस्टेंट है। चलो इसको Sir, ना फिजिक्स में कहते हैं बेटा यस सर। पावर, कहते हैं इसको, कहते हैं पावर। पावर। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो एवरी यस सर, इंजन यस सर। जो है हैज अ कांस्टेंट पावर जो वो डिलीवर कर सकता है। वो आती है उसके कंस्ट्रक्शन से, उसके फ्यूल यूज करने के तरीके पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। बेसिकली इंजन के डिजाइन पे डिपेंड करती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ट्रेन का इंजन हो चाहे कार का इंजन हो, वो एक सर्टेन पावर से ज्यादा नहीं दे सकता, चलो ये तो मान लेते हैं हम, ठीक है ना। अब आप उसी पावर को अगर एक कम वजन खींचने में लगाओगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ज्यादा ज्यादा आएगा। एक्सेलरेशन आएगा, तो आप स्पीड जल्दी पकड़ लोगे, है ना, सही बात है। यस सर। उसी पावर को अगर आप ज्यादा वजन खींचने में लगाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, yes, sir. तो आप स्पीड देर से पकड़ पाओगे। Yes, sir. नहीं सर, वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं सर मूविंग सिचुएशन की बात कर रहा था। नहीं तो यार मेरी बात समझो ना, आपका क्वेश्चन तो ये था ना कि अगर हम इन दोनों को, वही अगर मान लो इसको मैं काट दूं यहाँ से, तो भी क्या ये सेम एक्सेलरेशन चलेगा? आंसर है नो भाई। नहीं अभी सर, ये, स्पीड बढ़ जाएगी। मेरी बात समझो ना, अभी देखो इस फोर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, आप इसको मान लो ये गधा है, गधा, और ये है गाड़ी। गधा किसको खींच रहा है? गाड़ी को। गाड़ी गाड़ियों को। गाड़ी में कितने डब्बे हैं? 2। दो। अच्छा गधा फिक्स है, गाड़ी के डब्बे हमने एक कम कर दिया। अब यही गधा इस गाड़ी को तेज खींचेगा या धीरे खींचेगा? तेज खींचेगा सर। तेज तेज खींचेगा। खींचेगा। तो बस वही काम अभी भी हो रहा है। नहीं सर, अगर हम फिर मतलब वही चलते चलते ही हटा दे तो भी चलते तेज हो चलते भी जाएगा। हटा दो यार, देखो गधा जो है दोनों नहीं गाड़ियां सर, खींचते जा मतलब रहा वो था। तो उसका तो जब मतलब वो तो सर फील आएगा कि हाँ अरे उसने कम फील कर नहीं दिया तो वो आता। चल सकता है। हाँ सर, होता है। ओ यार कैसी बातें कर रहे हो। चलो मैं भी आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, मुझे लगा था कि है ना शायद ऐसे समझ जाओगे, कोई बात नहीं, मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी अभी इतना नोट कर लो, फिर मैं मैथ से समझाता हूँ आपको। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इनको ऐड कर देंगे तो देखो टी गायब हो रहा है, यस सर। तो F इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a आता दिख रहा है।
अच्छा, यस सर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई f अपॉन m1 प्लस m2। कोई M1 दिक्कत इसमें नो सर। नहीं। अच्छा, यहाँ इस a को अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में रख दूं तो टेंशन हो जाएगी मेरे पास m2f अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगी ना। ये दोनों बातें समझ में आ गई? नोट कर लो पहले इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें इससे। यस सर। ठीक है। सर ये M2 पर कैसे आया? अरे यार देखो ना, यहाँ M2A लिखा हुआ है ना यार, A अच्छा अच्छा। तो तो ये पहले से था ना। पहले से वहाँ पर M2F। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गए? ये लिख लिया। यस। अब यहाँ से क्या समझना है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, वो ये है एक्सेलरेशन। मैं यहाँ और क्लियर कर देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम does not depend upon internal forces। लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंटरनल फोर्स कौन है और सिस्टम कौन है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरनल फोर्सेस। ठीक है ना। यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम की। अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। क्या कहा मैंने? हमारे पास एक ही दो डायरेक्शन पार्टिकल। में चल रहे हैं और आपस में सर एक ही कनेक्टेड है। डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है, और उनको सिस्टम कह सकते ठीक है ना। समझो, अगर हमारे पास ऐसे पार्टिकल हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो उनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? सिस्टम। सिस्टम। है ना। कर लिया सिस्टम। अब इस सिस्टम में देखना, ये जो टेंशन है ये इसको इधर और इसको इधर लग रही है, तो इसका नेट कितना हो गया? 0 हो गया। यस सर। हैं। यस सर। तो मैं कह सकता हूं T इज एन इंटरनल फोर्स। इंटरनेशनल मत समझ लेना इसको, इंटरनल हाँ लिखा हुआ है ना, टी। इंटरनल है। ये पूरा लिखना है ना, मैं तो आलस में लिख रहा हूँ ना। T इज एन इंटरनल फोर्स, लिख लिया। यस सर। अच्छा, ये जो F है हमारा, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक। अब पहचानेंगे कैसे इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स? देखो, जो सिंगुलर लग रही हो वो एक्सटर्नल है, जो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह लग रही हो वो क्या है? इंटरनल। हाँ, सिंगुलर समझ गए ना, जो अकेली लग रही हो, जिसका कोई रिएक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो हम कहेंगे सिंगुलर जो है वो तो क्या हो गई? एक्सटर्नल हो गई। इंटरनल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हो गई। और जो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह लग रही हो, यानी एक ब्लॉक को लेफ्ट लग रही हो तो दूसरे को राइट लग रही हो एंड वाइस वर्सा, तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरनल। इंटरनल फोर्स कह देंगे। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इंटरनल वाली बात समझ में आई? यस। तो ऐसे में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम इज नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। गलत तो नहीं कह रहे? एक सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। नोट करो। सर। ठीक है ना। यस सर। यहाँ से हमारे पास वो पॉइंट आएगा कि जितने ब्लॉक बढ़ते जाएंगे एक्सेलरेशन उतना ही कम आएगा, बिकॉज क्या बढ़ता जा रहा है? टोटल मास mg। बढ़ता जा रहा है। टोटल मास। टोटल मास, mg नहीं, m। m। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? ओके सर। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गधा जो है वो एक डब्बे की गाड़ी खींचेगा तो ज़्यादा तेज खींच सकता है, 2 डब्बे की गाड़ी खींचेगा तो कम। कम धीरे खींच पाएगा। जितने डब्बे बढ़ते जाएंगे या जितना उस पर वजन हम लोड करते जाएंगे, उतना उसकी गाड़ी खींचने की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। है ना। ये मानते हुए कि देखो, पहली बात तो है ना, इसमें हम बहुत सारे अजम्पशंस ले रहे हैं। अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि गधा जो है वो हर बार अपना पूरा मन लगा रहा है काम करने में। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। है ना। अच्छा, हम ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने ज़्यादा सामान लाद दिया तो लोग गधे को ज़्यादा पीटना शुरू कर देते हैं। गधा पीटने पे चलता है? नहीं सर। यस सर। आपने गधा देखा नहीं ऑपरेट होते हुए?
वो गधा गाड़ी जो होती है उसमें एक व्यक्ति बैठा होता है जो गधा पीट रहा होता है, देखा है? सर सच बताऊं तो मैंने Yes, वो sir. गाय या वो जो काला काला भैंस होता है हाँ उसको भैंस देखा वाली, हाँ उसको देख लो यार, घोड़ा गाड़ी अरे में वही है, तांगा सेम देखा, तांगा चीज है। तांगा होता है ना, वो ऐसे करके चलता है जो। हाँ सर, वो हाँ ये सर ये घोड़ा गाड़ी। हाँ तो वो जो होता है उसमें घोड़े को पीटना पड़ता है तब चलता है घोड़ा, तभी तो वो एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के अगेंस्ट जाता है वो, है ना, इसीलिए तो अब उसको दुनिया पसंद नहीं करती। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं गधा अपने मन से चल रहा है और पूरा मन लगा के काम कर रहा है, जितना हम पहले पीट रहे थे उतना ही अभी पीट रहे हैं, उन सारी कंडीशंस में हमने कोई चेंज नहीं किया, यानी जो फोर्स जनरेटेड बाय द नहीं गधा किया। है वो क्या है, सेम है। बढ़ता क्या जा रहा है, मास Yes, sir. बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। कम होगी। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। ये बात क्लियर हो गई एकदम? यस सर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस पे। ये जो टेंशन है ये क्या है ना, इस टेंशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि टेंशन इज मास ऑफ कौन सा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये समझना इस बात को, देखो अगर आप इस पिक्चर को यहां से कट करके देखते हो, M2 डिपेंडेंट है, मजबूर है, यस सर। किसके भरोसे चल रहा है वो, M1 टेंशन के भरोसे चल रहा है। टेंशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है M2 को वही एक्सेलरेशन देना जो सिस्टम के पास है। यस सर। तो मैंने ये सही लिखा है ना, टेंशन इज डिपेंडेंट का मास यस सर। इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सही लिखा है? यस सर। ठीक है, ये अगर समझ गए तो अब देखो आप इस तरह के क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे मान लो ये 10 kg है, ये 5 kg है, और आपने यहाँ 45 न्यूटन का फोर्स लगाया। जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझना, आपका एक्सेलरेशन आएगा 45/15, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। जो टेंशन आएगी वो है 5 × 3 यानी कि 15 न्यूटन। ये बात सही है? 5 मजबूर है, यस सर। यस सर। इनटू एक्सेलरेशन कर दिया तो ये आ गया। समझ गए बात की नहीं? यस सर। ठीक है सर। एकदम क्लियर? यस सर। तो ये तो हुआ जल्दी सॉल्व करने का तरीका। स्कूल में कैसे सॉल्व करके दिखाओगे? ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिख के सारी बकवास लिखने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है ना, पक्की बात? यस सर। ठीक है सर। है ना, दोनों तरीके सीख लेने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये काम करना है, स्कूल में वो ऊपर जो हमने किया वो करना है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है सर। मुझे सिर्फ इतना बता दो, है ना, कोशिश करना पेन नहीं चलाना पड़े। इसी क्वेश्चन में 10 और 5 वाले में अगर हमने 45 न्यूटन इधर से लगा दिया होता इस तरफ से, इस बार टेंशन कितनी हो जाती? जल्दी से कौन बोलेगा, सबसे पहले कौन बोलता? देखो 30। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। टेंशन इस बार हो जाएगी सर क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा ना, बस सर वो बॉडी मतलब वो दोनों मासेस बदल गए। इस बार मजबूरी किसकी है? 5 10 की है ना? ये 10 की है। ये समझ गए बात? यस सर। यस सर। Okay, चलो और देख लेते हैं। अब मान लो हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 kg, 2 kg, 5 kg, लेट से ऐसे कर देते हैं, है ना, और यहाँ फोर्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ 40 न्यूटन लिख देता हूँ, है ना। कितनी टेंशन होंगी? 2 रोप है तो 2 टेंशन होंगी। यस सर। यहाँ वाली टेंशन को T1 कह देते हैं, यहाँ T2। मैं डायग्राम में बाद में आपसे डायरेक्शन बनवा लूंगा। एक्सेलरेशन कितना है जल्दी बता दो? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। T1 कितना है? सर ये अपना हो जाएगा सर 8 होगा। सर ऐसे होगा। हेलो आवाज आ रही है? T1, हाँ आ रही है, वो T1 बोलो। सर 8। 8 नहीं है, 8 गलत है, बल्कि 8 कैसे? चलो हुआ, अच्छा हुआ आपने बोल दिया ताकि मुझे क्लियर हो जाए कितनी बात समझे हो। 20 T1 28, हाँ
T1 के ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है? अच्छा हाँ हाँ, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो यस देखो, सर सिस्टम का गधा है 40, हम्म, 2+5 का गधा कौन है? T1 5 का गधा कौन है? T1 T2 T2 सर T2 हाँ सर समझ गए समझ बात आ ना? गया है ना? T2 कितना, जल्दी बताओ। T2 20 सर T2 20 20 होगा 20 20 न्यूटन। आ रही है बात, समझ में आ रही है? yes sir ठीक है। यस सर किसी को भी हल्का सा भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सर मतलब T1 पे वो 5 और 2 दोनों डिपेंडेंट है ना, तो उनको हाँ, मतलब ऑफ T1 करके फिर वो बिल्कुल बिल्कुल, T1 के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उसे 2 और 5 दोनों को चलाना है। T2 पे सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उसे सिर्फ 5 को चलाना है। पक्की बात? yes sir सर चलो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, मुझे 3 के ऊपर फोर्स की इक्वेशन लिख के बता दो क्या होगी। क्या लिखूं? 40, 3 की इक्वेशन क्या लिखूं? एक्सेलरेशन की इक्वेशन 40 3 into a. कहाँ से? सिर्फ 40 = 3 into a है यार, ऐसे मत करो। ये 3 kg ब्लॉक है, इस पे इधर क्या लग रहा है? 40, इधर क्या लग रहा है? T1 T1। क्या लिखूं यहाँ? 40 माइनस 40 माइनस 28 T1 इक्वल हाँ इक्वल टू 3 3 इंटू into 10 2 इंटू सही है, ये हाँ सही है। यस सर अच्छा 2 की इक्वेशन बता दो क्या लिखूं 2 पे? इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? 2 का फ्री बॉडी डायग्राम ही बनवा दो, इधर क्या लग रहा है उसे? सर टेंशन T1, इधर क्या लग रहा T1 है? इधर भी T2 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 क्या लिखूं फिर यहाँ? सर T2 माइनस T1 नहीं T1 माइनस T2 T1 minus T2 is equals to 2 है 2a। सही है। 2 यस सर अच्छा आखिरी ये 5 जो है, इस पे सिर्फ T2 लग रहा है इधर। yes sir क्या लिखूं इस पे? सर T2 is T2 equals इक्वल to टू 5 5a ठीक है ना? अब देखो सारे जोड़ दोगे आप तो आपके पास 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 है, 8 है, 10 है, सॉरी 10 है। 4 मीटर पर सेकंड हाँ तो ए आ गया, 4 आ गया, ये 4 मीटर पर सेकंड पर आ गया। T2 20 आ जाएगा, है ना? T2 20 आ जाएगा तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. ठीक है। इक्वेशन लिखना और शॉर्टकट दोनों समझ में आ रहे हैं? यस सर देख ले। 4 blocks 1 3 4 यहाँ वाली टेंशन को T1 कहेंगे, यहाँ वाली को T2, यहाँ वाली को T3। T1 कितना है? जल्दी, सबसे पहले कौन? है 45/2. अगर तुम सही है, एकदम सही है। भूमिका का आंसर ठीक है, 22.5 एकदम सही है। 22.5। 5 यस सर 22.5 न्यूटन। T2 कितना है? Newton 15 न्यूटन, बिल्कुल सही है। 15 न्यूटन एकदम सही है। T3 बता दो बस। 5 Newton. 5 न्यूटन। बिल्कुल सही है। फाइव न्यूटन। कोई डाउट किसी को हो तो पूछो।
कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करेंगे। देखो, एक ट्रेन का जो इंजन है वो 80 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है, यानी यहाँ इंजन लगा होगा, वो 80 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा है। ट्रेन में ऐसे 50 कंपार्टमेंट्स हैं, ऑल आइडेंटिकल मास के हैं, ऑल सेम मास, सबका मास जो है वो एक जैसा है, ठीक है ना। ऑल ऑफ लिख देते हैं, सेम मास, ठीक है ना। 50 आइडेंटिकल कंपार्टमेंट है, नंबरिंग देख लेना 1 2 से लेके 50 तक है। तो आपको बताना है टेंशन बिटवीन 30th एंड 31st कंपार्टमेंट, है ना। बिटवीन द केबल कह देते हैं, बिटवीन द केबल कनेक्टिंग द 30th एंड 31st कंपार्टमेंट। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको, है ना। आंसर किलो न्यूटन में ही देना है आपको, कितना होगा एक। कोई भी एक आंसर आया है, अनवी का सही आंसर एकदम। एक और आंसर आया लग रहा है, भूमिका नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, भूमिका कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा, मतलब अगर ये देंगे आंसर तो। एक और आंसर आया है, और भैया ये अर्पित कैसे कर रहे हो यार, मत करो ऐसे, बहुत गलत हो जाएगा जो आंसर दे रहे हो ना। नुपुर का आंसर सही है। सूर्यांश क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, एक बार चेक कर लो, देखो ना, आपका आंसर क्लोज है बट मतलब ऐसा नहीं आएगा। चलो, सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे m क्या लें, m तो आंसर है 1 kg ले लो, कौन मना कर रहा है, m ले लो। 1 kg लेने में थोड़ा लोगों को शर्म आती है, उन्हें लगता है ट्रेन का मास 1 kg कैसे लें, तो कोई नहीं, हमने कहा m ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 80 किलो न्यूटन अपॉन 50 m, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद आपको समझना होगा कि जो 30th और 31st के बीच की केबल है, उसके पीछे कितने मजबूर लोग हैं, 20 मजबूर लोग हैं, बिल्कुल। तो जो टेंशन पूछी जा रही है वो 20 m इंटू ए के बराबर है, यस यानी कितनी है 80 बाय 80 किलो न्यूटन बाय 50 m इंटू 20 m। मैं कहता हूँ m अगर आप 1 भी लेते तो भी कट गया होता है यहाँ से ना, सर तो 32। 32 आएगा आपका आंसर, है ना ये। अब कुछ लोगों ने इसका आंसर 80 दिया, वो क्यों दिया, अगर मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हो तो कर लो, है ना। सर वो गलती हो गई थी, मैंने 20 लिख दिया था, बचा हुआ केबल वाला।
बचे हुए को 20 लिख दिया था, 20 ही तो है बचा हुआ। मतलब नो सर, मैंने जैसे कि 30 के बाद सर 20 वो डब्बे है ना, हाँ हाँ, तो सर मैंने एक्सेलरेशन उनका ही निकाल दिया था, वो गलती हो गई वहाँ पे। वे यार ऐसे मत करो। समझ गए कहानी, समझ गए? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, ये हो जाते हैं इस तरीके से करने पे। एक और तरीका है ब्लॉक्स को कनेक्ट करके चलाने का, वो ये है। इसमें ऐसा नहीं है, ब्लॉक्स प्रोग्रेसिवली छोटे होते जाएंगे, तो ऐसे ही बनाने में अच्छा लगता है, इसके अंदर बना दिया M1 M2 M3। यहाँ कनेक्शन क्या है? जैसे वहां तो कनेक्शन रोप का था, यहाँ कनेक्शन किस चीज का है? सर उनके सरफेस का सरफेस का कनेक्शन। कौन सी फोर्स है जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रही है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का कनेक्शन है, बिल्कुल नॉर्मल फोर्स का कनेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जैसे ही हमने M1 को चलाया, उसके आगे M2 रखा हुआ है, तो M1 क्या करेगा, M1 M2 को ऐसे पुश करना शुरू कर देगा इस तरफ, है ना। इसको हम कह देते हैं R1 से पुश करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं M3 है ही नहीं यार, है ना, क्यों, थोड़ी देर के लिए इसको R कर देते हैं सिर्फ, है ना। ये R हो गया और ये M2 हो गया हमारा। यही R इसको वापस लग जाएगा एक्शन रिएक्शन में, और इधर से तो लग ही रहा है ना M1 M2। तो अब मुझे बताओ कि दोनों साथ चलेंगे एक ही एक्सेलरेशन से, मजबूरी है तो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो F माइनस R इक्वल टू M1A, गलत तो नहीं कहा? और R इक्वल टू M2A, ये भी गलत नहीं कहा? यस सर। तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी देखना, वहां जो काम टेंशन कर रही थी, यहाँ काम कौन कर रहा है? R कर रहा है। यस सर। पक्की बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो यहाँ भी जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आएगा वो F अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा, और यहाँ भी जो R आएगा वो मजबूर का मास इंटू A आ जाएगा, यानी A की वैल्यू चाहो तो आप लिख दो F अपॉन M1 प्लस M2। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यानी सेम तरीका है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, हम देख लेते हैं। सर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर का, थोड़ा देखना। हम्म। हो गया सर। हो गया, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, ये सिचुएशन ले लेते हैं। देखो ठीक है, यहाँ जो रिएक्शन है उसको R1 कहेंगे, और यहाँ जो रिएक्शन है R2 कहेंगे। R1 कितना है और R2 कितना है, ये बताना है आपको। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, मेरा इंटरनेट चला गया था, आवाज बहुत कट कट के आ रही थी। ये बताया था, देखो सर एक बार बता दो प्लीज। सर R1 is 22.5। हाँ, R1 22.5 है, और R2 कितना है? 7.5। 7.5, बिल्कुल सही, 7.5। ठीक है, सर यही है। तब तक ये बता देता हूँ मैं दोबारा।
कि जब हम ब्लॉक के अगेंस्ट ब्लॉक रखते हैं तो उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स आता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और सर। ये आर वही काम करता है जो टेंशन कर रही थी पहले, बस टेंशन पुल करके कर रही थी, आर कैसे कर रहा है, पुश करके कर रहा है ना। तो यहाँ हमने m1 को पुश किया, उसने m2 को आगे r लगाया, तो इक्वेशन बन गई f माइनस आर इक्वल टू m1a और r इक्वल टू m2a। तो सेम वही सॉल्यूशन आ गया जो टेंशन के केस में आया था, एग्जैक्टली सेम। सर उसमें R2 की वैल्यू क्या है? 7.5। 7.5। ये नहीं आ रहा हो किसी का 7.5 या 22.5 तो पूछ लो यार। फिर एक्सेलरेशन 3/2 आएगा ना, तो उसके बाद हाँ तो आ वो जाएगा। ठीक है, वो एक्सेलरेशन 1.5 आ जाएगा, बिल्कुल है ना। कर लोगे ये? ठीक कर है, लिया सर। कर लिया। यहाँ देखना सिस्टम कैसा है, ध्यान से देखना है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये वाला 10 उस वाले 10 से जुड़ा हुआ है, आगे खींचेंगे तो ये इसको अपने साथ लेकर चलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको A बताना है कितना है, इसमें आपको टेंशन बतानी है कितनी है, और इसमें आपको इन दोनों के बीच में जो R है वो कितना है ये बताना है। हो जाओ शुरू। सर ये जब अपना M2 मूव करेगा तो ये 5 को भी तो लेके मूव करेगा ना। जो पीछे वाला 10 है वो 5 को लेके आगे चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर A2 होगा। एक साथ लिख लो, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक साथ सारे आंसर लिख लो। टेंशन तो 30 न्यूटन। सबने अपने अपने कॉपी में आंसर लिख लिए? मैं लिखूं? यस सर। ठीक है। चेक करो आंसर। सर बता दीजिए पूरा। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से डिस्कस करना चाह रहे हो तो बताओ। सर R एक बार बता दीजिए, टेंशन तक तो आ गया। अच्छा, सर टेंशन तक आ गया। किसी का टेंशन भी नहीं आया हो तो, टेंशन में टेंशन है किसी को तो बताओ। सर मेरा कुछ भी नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ समझना, देखो ये टेंशन ऐसे लगेगी, ये तो मानते हो। यस सर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब A इक्वल टू 2 तो देख लो। अच्छा यहाँ रिएक्शन लगेगा आर आर। पूरे सिस्टम के लिए टेंशन और आर तो इंटरनल फोर्सेस की तरह काम करेंगे। देखो एक्शन रिएक्शन की तरह लग रहा है। तो ए कितना हो गया? ए तो हो गया 50/25 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा फिर ये बात सोचो कि ये जो हमारा पीछे वाला सिस्टम है 10+5 वाला, इस सिस्टम के लिए ये आर तो इंटरनल फोर्स है, ये टेंशन एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। ये टेंशन इन दोनों को एक साथ लेकर चल रही है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10+5 इंटू ए विच इज 2, तो ये 30 आ जाएगा। देखो ये तो 30 है। अच्छा अब आप 5 kg का अकेले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 5 kg का, उसको सिर्फ इधर से आर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और तो कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं सर। तो आर रिस्पॉन्सिबल है उसको ए से चलाने के लिए, तो 10 न्यूटन आ जाएगा नहीं आ जाएगा?
ओके सर। सही है। अरे ओके सर, ओके। हाँ हाँ ओके सर। समझ गए। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है आगे बताते हैं। सर इसमें आर कंबाइंड नहीं लगेगा जैसे पहले के केसेस में लगा रहे थे? अच्छा कंबाइंड कैसे बेटा? नहीं सर, जैसे पहले वाले में R1 और R2 के मतलब R2 तो अलग हो जाएगा इसमें सर। R2 R1 कहाँ है? नहीं सर, मैं पहले वाले मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी साथ में 15 के हिसाब से नहीं लगेगा वो? समझा नहीं, मुझे समझाओ आप। सर इसने ना क्या किया होगा, 50 ये जो 10 और 5 है ना, उनको ऐड करके 15 बता रहा है ये। 10 और 5 देखो, इस T के लिए 10 और 5 15 है, मैं मानता हूँ। लिखा तो है देखो मैंने 15 टाइम्स ए। उसमें R का रोल कहाँ गया? R तो इंटरनल फोर्स हो गया ना उस केस में। देखो यहाँ हाँ सर, हाँ ठीक है। पक्की बात। देखो यस सर। सीखने, अगर कुछ सीखना चाहते हो ना तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो आप 10 का अकेले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 10 को इधर क्या लग रहा है सर टेंशन। टेंशन। इधर क्या लग रहा है? सर आर R, रिएक्शन। ठीक है ना? तो T माइनस R इक्वल टू 10A होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? T सर कितना आया हमारा? टेंशन 30। R कितना है? 30। 10। 10। A कितना आया है? 2। इक्वेशन सही है कि नहीं है ये? यस सही है ना? 20 इक्वल टू 20 आ रहा है ना? कुछ तो बोलो हाँ ना। हाँ सर, इंटरनेट जा रहा है। इसका अकेले का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, इस वाले 10 का। इस वाले 10 को इधर क्या लग रहा है? 50। यस सर। इधर क्या लग रहा है? T। तो आपने लिखा 50 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू 2। सही है कि नहीं? तो हर एक के लिए इंडिविजुअली न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। बस ये चेक करने का तरीका होता है। कभी भी डाउट हो तो चेक करके देख लो। भाई न्यूटन लॉ तो फेल नहीं होने चाहिए ना। सर मेरे को आर में फिर से डाउट आ गया। हाँ हाँ R10 कैसे आया? आप ये डिसाइड कर लो 5 के फ्री बॉडी डायग्राम से समझना है कि 10 कैसे है। नहीं सर, लेकिन जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था तो अरे सर उसमें भी तो आर। ऊपर वाला भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। ऊपर नहीं वाले सर, यही इसके जस्ट ऊपर वाला जो था। हाँ ये था। हाँ नहीं सर, इससे नीचे। इससे नीचे ये वाला। सर ये वाला। हाँ सर इसमें जैसे R1 10 और 5 दोनों को एक साथ में लग रहा था ना, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हाँ तो सर इस वाले में भी तो 10 और 5 को दोनों को लगना चाहिए। कौन? आर। तो लग तो रहा है दोनों को। इसको इधर लग रहा है, उसको उधर लग रहा है, लग तो रहा है। मना कहाँ कर रहे हैं? सर लेकिन इसमें भी तो फिर हमको कंबाइन करके अब ही यार वो कैसी करना बातें चाहिए कर, था ना। ऐसी बात, मेरी बात समझो यार। देखो ये जो R1 है ना, यहाँ लगने वाला R1, ये एक ही डायरेक्शन में 10 और 5 को चला रहा है कि नहीं चला रहा है? यस सर। है ना? यहाँ ऐसा कहाँ हो रहा है? यहाँ ये जो R है 5 को तो उधर धक्का दे रहा है, 10 को इधर धक्का दे रहा है। कैसे कंबाइन कर लोगे उनको आप? अच्छा हाँ सर ठीक ऐसा है। मत करो यार, है ना? पक्की बात। यस सर आ गया। देखो ऐसे काम करते हो फिर मुझे शक होता है, फिर मैं नया क्वेश्चन दूंगा। हाँ सर दे दीजिए। लो कर लो। क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा क्या शक रह जाता है कि अभी क्या कर लिया इन्होंने, जबरदस्ती मान लिया कि चलिए कह रहा है तो है ना, मान लेते हैं, कुछ नया पढ़ाएगा ये। विश्वास होता नहीं है मुझे। चलो कोई नहीं। ये 10 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है। यहाँ से नहीं 8 5 क्यों, इसको 5 कर लो। 5 5 3 ये हो गया 40 न्यूटन। चलो 40 था क्या पहले भी? 50 था। चलो इस बार 40 कर दिया। अब यहाँ एक रिएक्शन है, उसको कह देते हैं R2। यहाँ एक रिएक्शन है, उसको कह देते हैं R1। अब यहाँ टेंशन को कह देते हैं T। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। तो आप मुझे एक्सेलरेशन बताओगे, T बताओगे, R1 बताओगे, R2। अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, फिर आंसर एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बोलना नहीं बीच में ना।
कॉपी में लिख लो। सर कर लिया सर। कर लिया सर। ठीक है, मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ। उल्टा लिख दिया। एकदम सही। सर बिल्कुल सही है। ओ, सही है किसी को डाउट हो तो पूछो। सर। इसमें R2 3 और 5 दोनों को एक मतलब वो कंबाइन करके करेंगे ना? R2 3 और 2 को एक साथ चला रहा है। हाँ सर वही। वही कैसे यार? 3 और 5 और 3 और 2 में वही कैसे है? नहीं सर, मैं 3 और 2 ही तो बोला। 3 और 5 बोला, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें सुनना। हाँ सर ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट हो किसी को कि वही कैसे हुआ तो मैं समझाऊं? नो सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बार आप ये R1 और R2 निकाल के दिखा दो। R1 R2 फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊं मैं? चलो R2 R2 का R2 का नहीं बेटा, 2 3 5 में से चूज करो, इनमें से किसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहते हो आप? टेंशन समझ में आ गई आपको कैसे आई है? हाँ सर, टेंशन तो ये ना लास्ट ना ना, मतलब ये अरे एक्सटर्नल रुको, फोर्स हो जाएगी ना सबकी। पहले किसने पूछा था? आकाश ने पूछा था ना। आकाश। हाँ आकाश, टेंशन समझ में आई थी आपको? हाँ सर टेंशन डाली। टेंशन आ गई है, टेंशन 20 आ चुकी है ना। अब Yes. चूज करो किसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहते हो, 3 5 का, 3 का, 2 का? 3 अच्छा भाई, यही गलती कर रहे हो, देखो ना। 3 के ऊपर R2 इधर से लग रहा है और R1 इधर से लग रहा है, तो जब तक आपको R2 या R1 में से एक नहीं पता होगा, दूसरा कैसे बताओगे ना? अरे यार। ठीक है, तो 2 का अगर अकेला बनाते फ्री बॉडी डायग्राम तो उस पर अकेला R1 लग रहा था यहाँ पे। ये समझ सकते हो बात? ये डायग्राम समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इक्वल टू 2A, गलत तो नहीं है? नहीं सर। और A कितना है हमारा? 2, अपना 2। तो 4 आ गया R1, देखो। हाँ सर। अच्छा, अब आप 3 पे आ जाओ। 3 पे R2 इधर लग रहा है, R1 इधर लग रहा है, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू 3A, सही है कि नहीं है? यस सर। तो R1 ऑलरेडी 4 आ चुका है, 3A 6 हो जाएगा, ये जाके 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओके समझ गए? सर। ओके। अच्छा, ये आप 5 से भी कर सकते थे। देखो 5 को टेंशन इधर लग रही है और R2 इधर लग रहा है, सर। तो आप कहते हैं T माइनस R2 इक्वल टू 5A। T माइनस R2 इक्वल टू 5A। R2 5 आ रहा। तो T तो आपका 20 आ चुका था, 20 आ चुका है, माइनस 5A कितना हो गया? 10। 5 10 हो गया। तो R2 10 आ जाएगा यहाँ से भी। यस सर। यस सर। कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, सब लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हैंडल कर लोगे? यस सर। अच्छा, कॉन्फिडेंट फील करने का मतलब देखो वही होता है कि जैसे मान लो अभी आपको गोली बंदूक चलानी सिखाई गई है, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि अगर ये बंदूक लेके मैदान में भेज दूं तो जिंदा वापस आ जाओगे? सर सॉरी, क्या? मैं कह रहा हूँ कि बंदूक लेके मैदान में भेज दें तो जिंदा वापस आ जाओगे? हाँ सर। पक्की बात? यस सर। ये ध्यान रखना, देखो कि किसी को पता नहीं होता कि वापस कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, लेकिन मैदान में जाने वाले के दिमाग में कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि हाँ मैं वापस आ सकता हूँ। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर।
ठीक है ना। दुनिया का कोई Yes, sir. सोल्जर ऐसा नहीं होता जो ये गारंटी से कह दे कि मैं वापस 100% आ जाऊंगा, नहीं। लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि मेरी ट्रेनिंग इतनी है कि मैं वापस Confusion आने रहता के है। लायक हूँ। हम्म, पक्की बात, बन रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, देखो कि कॉन्फिडेंस का लेवल यही होना चाहिए। और ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस कोई फेक कॉन्फिडेंस है कि चलो मान लेते हैं बाद में जाके देखा जाएगा। फेक कॉन्फिडेंस के साथ जो मैदान में उतरते हैं ना, पहले गोली चलते ही हवा निकल जाती है उनकी। ठीक है भाई, खैर वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। देखो पता नहीं जनता समझ नहीं पाती। एग्जाम में एग्जैक्टली उसी तरह का एक्सपीरियंस होता है जैसा गोलियां चलने पे होता है। जब कान के पास से गोली जाती है ना, तो एक जिप करके आवाज आती है। इसको आवाज को ध्यान रखना, जिप सर वो कान सुन पड़ जाता है। है। नहीं नहीं नहीं, कान सुन नहीं पड़ता, क्या बात करो। बहुत प्यारी सी आवाज होती है वो, बहुत मतलब है ना, पता भी नहीं चलता कि तो गोली बहुत गई। तेज जाती है। नहीं जाती, अरे कान के पास से आवाज करती हुई गोली नहीं जाती यार। अगर कोई देखो आपके कान के पास कोई गोली फायर करेगा ना, तो आपका कान खराब हो जाएगा। जो गोलियां चलती हुई आ रही होती है ना, जैसे 200-300 मीटर दूर से चलती हुई गोली आ रही है, वो इतनी सी आवाज करती है, जिप, बस ये वाली यस सर, जिप। आती है। ठीक है ना। और ये जो आवाजें होती है ना, ये जब आपको पता होता है कि ये गोलियों की आवाजें हैं, तो अंदर जो डर आता है ना, वो बहुत प्यारे वाला डर होता है। मतलब ना, अगर आदमी की ट्रेनिंग ना हो ना इस आवाज को सुनने की, तो मतलब सिविलियन आदमी तो खत्म हो जाएगा। तो उसको पता चले अच्छा ये गोली की आवाज थी, इतनी पास से गई है। ठीक है ना। तो बस एक मेंटल एटीट्यूड चाहिए होता है इस आवाज को सुनने का, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम में मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, देखो जो सिविलियन जनता जाती है एग्जाम देने ना, वो एग्जाम में जैसे ही पेपर हाथ में आता है उनके होश उड़ जाते हैं, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, मम्मी की याद आने लगती है, किसी को टॉयलेट जाना होता है, किसी को प्यास लगने लगती है। ये स्थिति हो जाती है एग्जाम में, है ना। ये मैं असली एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जेई की बात कर रहा हूँ, नीट की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये ट्रेन लोग जब जाते हैं तो वो आराम से अपना जाते हैं, उनको क्वेश्चन दिखते हैं, क्वेश्चन को उनकी मेरिट पे सॉल्व करते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान देके कर देते हैं, फालतू सा है तो ऐसे ही हवा में करके कर देते हैं। अल्टीमेटली उनको क्वेश्चन सही करके आने हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो रिस्पेक्टफुली उसको जाने देते हैं, ये बात समझना। वही आर्मी में भी है ना, एक टर्म होती है, इसको टैक्टिकल रिट्रीट कहते हैं। जब आपसे लड़ा नहीं जा रहा हो तो चुपके से खिसक लो, ये बात समझ लेना। ठीक है ना। आपको चाहे फिल्में जो भी कहती हूँ कि भाई लोगों ने लड़ते लड़ते जान दे दी, कभी बार देनी पड़ती है, वो मजबूरी हो जाती है जब आपको अपनी पोस्ट होल्ड करनी होती है। लेकिन अदरवाइज टैक्टिकल रिट्रीट एक बहुत ही मतलब नोन टर्म है। तो जब आपसे लड़ा नहीं जा रहा हो तो चुपके से खिसक लो। तो हर क्वेश्चन से लड़ना भी नहीं होता है एग्जाम में। आपके पास जेई में 30 क्वेश्चन आते हैं मेन में, अगर 2-4 ऐसे भी आ जाते हैं आपके पास कि नहीं लड़ा जा रहा है इनसे, तो ज़बरदस्ती टकराना नहीं है उसमें, चुपके से निकल लो, इनको बोलो थैंक यू। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पूरे कोर्स के दौरान सीखनी है। इसलिए अपना एटीट्यूड जो है वो सही कर लें, कि बिल्कुल वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ हम एक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सिविलियन एटीट्यूड से जाएंगे तो प्यास लगेगी, वहाँ जाके मम्मी की याद आएगी, फिर वो नहीं करना है। ये समझ के कर लोगे आगे जाके। यस सर। चलो आगे लिखो। ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ पुली लिखो। ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए पुली। अच्छा जी, पुली क्या होता है? एक ऐसा व्हील सा होता है जिसके दोनों तरफ रोप बांधी जाती है, ऐसे है ना, लाइक रोप होती है विच गोज ओवर द पुली, है ना। क्या काम आता है पुली का? पर्पस क्या है? रोल क्या है? पुली करता क्या है? सर जैसे वो कुएं में से पानी निकालने कुएं वाला में से वैसा। पानी, हाँ बिल्कुल 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 वैसा नहीं, यहाँ कर में देते हैं थोड़ा। टेंशन क्रिएट होती है। हाँ ऐसा कर देते हैं ना। देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक पानी की बाल्टी, बाल्टी बांध देते हैं ऐसे ना। जैक इसको एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। ठीक है जी। फिर नीचे रहता है। और ये हो गया जो पुली खींचने वाला व्यक्ति हो गया, मतलब रोप खींचने वाला, है ना। ये पुली को फिक्स कर देते हैं ऐसे। अब ये पुली कर क्या रहा है? हाउ इज द पुली हेल्पिंग द पर्सन यू नो गेट द बकेट अप? हेल्प कैसे कर रहा सर है? उसका टेंशन डिवाइड करके दो हिस्सों में।
हाँ, ये बहुत गजब बात कह दी। मतलब इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से न्यूटन खुद नहीं समझा पाते। ये बहुत सर अच्छा। मैं तो ऐसे ही बोला था। हाँ देखो, मैं वो मुझे भी तो इसीलिए आश्चर्य हुआ ना कि अगर मैंने न्यूटन से पूछा होता ना कि चाचा क्या समझाना चाह रहे हो पुली में, तो न्यूटन भी मेरे ख्याल से यही कहते कि पुली डिवाइड्स डिवाइड्स भैया डिवाइड्स द फोर्स, है ना। अच्छा, थोड़ा और हम कहते नहीं यार ये डिवाइड वाली बात समझ में नहीं आ रही, क्या बांट देता है, टुकड़ों में कर देता है? तो फिर न्यूटन चाचा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या कर देता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। वर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूट, है ना, या रीडायरेक्ट, है ना। सर कैसे मतलब रीडायरेक्ट कर रहा है, ये मेरी फोर्स बात जो आ समझ। रही होती है वो अलग अलग हो जाती है। एग्जैक्टली समझो, देखो ना, अभी मान लो इस आदमी को हमने काम दिया होता कि हे आदमी तुम यहाँ खड़े हो जाओ कोने पे, अपने हाथ में ले लो रस्सी, ये हाथ है, इसमें रस्सी लटका लो और ये पानी वो नीचे से खींच के ऊपर लेकर आना है। ये कितना मुश्किल काम होता है सोचना। इस पर्सन को क्या करना होता है, अपना बैलेंस भी मेंटेन करना है कोने पे ताकि खुद कुएं में नहीं गिर जाए, है ना। और बाल्टी भी उठानी है। स्ट्रेट खींचना है इसको। आप कभी ये काम करके देखना कि किसी बाल्टी में पानी भर के रस्सी बांध के और स्ट्रेट ऊपर खींचने की कोशिश करना, उससे कितना मुश्किल काम हो जाएगा। सर बहुत ज्यादा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है कि आपका जो शोल्डर जॉइंट होगा ना, शोल्डर जॉइंट, वो बहुत ही वियर्ड सी कंडीशन में होगा। ऐसा लगेगा कि दर्द हो जाएगा कंधे में इसको खींचने में, है ना। और अपना जो बैलेंस बनाना यहाँ पे होगा वो मुश्किल हो रहा होगा आपको। बैलेंस की बात हम लोग रोटेशन में कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये बैलेंस बनाना क्यों मुश्किल हो जाता है। अब लेकिन जब आपने पुली लगा दिया तो ये पर्सन रोप को कैसे खींच रहा है, हॉरिजॉन्टली। रोप पुली को कैसे खींच रही है, वर्टिकली। सॉरी, रोप बकेट को कैसे खींच रही है, वर्टिकली। तो मैन इज पुलिंग द रोप हॉरिजॉन्टली, रोप इज पुलिंग द बकेट वर्टिकली। तो फोर्स क्या कर दी गई है, रीडायरेक्ट कर दी गई है। पुली ने क्या कर दिया है, फोर्स को रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। इनडायरेक्ट। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में। अभी यही सिचुएशन ऐसी होती, मान लो कि इस तरीके से, इधर मान लो ऐसे एक दीवार होती और दीवार के इस तरफ पानी का सोर्स होता, इधर आदमी होता। तो हम क्या करते, यहाँ पर एक पुली माउंट कर देते ऐसे, एक बड़ा पुली माउंट कर देते ऐसे, है ना। यहाँ से आदमी को कहते हैं कि भैया खींचो खींचो, और इधर से ये रोप जो होती ये बकेट को लेकर आ रही होती इधर से ऐसे। तो मैन नीचे फोर्स लगाएगा, रोप पे ऊपर फोर्स लगेगी, और यही फोर्स आगे जाके पुली के थ्रू होते हुए बकेट को। तो मैन का काम क्या है, किधर खींचना, नीचे खींचना रोप को, और रोप का काम क्या हुआ, बकेट को ऊपर खींचना। देखो फोर्स रीडायरेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। यस सर, हो गई। ठीक है ना। तो पुली बस यही करते हैं। पुली इन इज सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये बस है ना। पुली को अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे या है ना और आगे मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो पुली के और बहुत सारे काम होते हैं, बट इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म पुली क्या करता है, फोर्स को रीडायरेक्ट करने का काम कर रहा होता है। समझ जाएंगे बात। यस सर। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक जो है ये हम अभी धीरे धीरे जैसे पुली में और आगे बढ़ेंगे तो समझते जाएंगे ना। पुली फोर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकता है, टी को 2t बना सकता है। वो कैसे करेगा वो आगे चल के देख लेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम सर जैसे मतलब अगर सर इसमें रोटेशन का भी तो थोड़ा सा वो होता है कि मतलब हमको खींचने में इसलिए तो आसानी रहती है क्योंकि वो रोटेट कर रहा होता है। सर सर्कल वाला मतलब अगर वो सर रोटेट नहीं करेगा तो फिर सर वो वैसा हो जाएगा ना कि मतलब नीचे है फिर हम दीवार के सहारे खींच रहे हैं, उसमें भी आसानी पड़ती है लेकिन वो भी तो थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है। इसको भी ऐसे समझ लो। देखो दो तरह के पुली होते हैं। एक हमारा फिक्स्ड पुली होता है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि देखो जब ये हमारा पुली जो है ना, पुली अपने एक्सिस पे फिक्स्ड है, ये रोटेट नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा कि देखो अगर हम एक्चुअल ड्राइंग बनाएंगे पुली की तो उसमें इस तरह से यहाँ पर एक जगह होती है जिसमें से रोप ऐसे निकल सकती है। आपकी रोप हो गई, ठीक है ना। तो अब देखो रोप आपको अपना दम लगा के खींचनी है, रोप इस पर सिर्फ स्लिप कर रही है। रोप क्या कर रही है, स्लिप कर रही है। जब रोप स्लिप करती है तो पुली नहीं घूमता है। मेरी बात समझोगे सर तो फिर इसमें मतलब ये जो अपना बेटा, ये जो मेरी बात समझो। ओके सर, ओके ओके। अभी जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वहां हमारी रोप क्या करेगी, स्लिप करेगी, पुली नहीं घूमेगा। जब रोटेशन वाले चैप्टर में आएंगे तब हमारी रोप स्लिप नहीं करेगी, तब रोप के चलने पर पुली भी क्या करने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। आपकी रोप जा रही है ऐसे, ये रोप का डायरेक्शन होगा, रोप ऐसे जा रही है, पुली ऐसे टर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर स्लिप कर रही है द पुली विल नॉट टर्न, पुली विल रिमेन फिक्स्ड।
रोप स्लिप नहीं कर रही है तो पुली क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये बात इस चैप्टर में पुली क्या करेगा, तो स्लिप करेगा, स्लिप करेगा, मतलब रोटेट नहीं नहीं रोप, होगा। हाँ वही रोप रोटेट स्लिप नहीं करेगी, पुली रोटेट नहीं करेगा। जब रोटेशन वाले चैप्टर में आएंगे तो वहां रोप स्लिप नहीं करेगी, पुली क्या नहीं करेगा, करेगी, पुली रोटेट करेगा। है ना। बस इसलिए हमने क्योंकि ना चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर दिया है। रियल लाइफ पुलिस जो होते हैं वो रोप के आने जाने पर घूमते हैं। यस सर वही दीवार, सर दीवार जैसी तो हो गई। दीवार जैसी नहीं सर, मतलब जैसे एक दीवार हमने ऐसे थोड़ी सी खड़ी कर ली, फिर सर दीवार के सहारे, मतलब दीवार पे अगर हम रस्सी रख के खींचेंगे तो वही चीज हो गई ना, पुली भी तो। यार देखो, अगर आपकी दीवार ऐसी है ना, मेरी बात समझना, अगर ये जैसे नॉर्मली दीवारों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, उनकी जो ये वाली सरफेस होती है शार्प होती है। अगर आप दीवार को क्रॉस सेक्शन ऐसा बना सकते हो, ऐसा गोल टाइप, मेरी बात समझ रहे हो, देखो एक तो वही दीवार, ये दीवार हो गई आपकी, ये तो ये एज जो है ये शार्प एज है, इसके ऊपर से अगर आप रस्सी भेजोगे तो रस्सी आपकी कटना शुरू हो जाएगी यहाँ से। अब आप क्या करो, एक दीवार बना लो ऐसी जो इसकी एक एज तो शार्प है, लेकिन जो आगे वाली एज है वो इस तरीके से है, राउंडेड है, इस तरीके से राउंडेड एज है। तो इस पे से रस्सी भेजोगे नीचे तो बहुत आसानी से खींच सकते हो ऊपर। लेकिन दीवारें इस तरह से डिजाइन होती है ना, दीवारें तो ऐसे डिजाइन नहीं होती, इसलिए पुली लगाना पड़ता है वहां पे। नहीं सर, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना कि हमने फोर्स दोनों साइड के उसको डिवाइड रीडायरेक्ट हाँ, कर वो तो दिया। किसी भी चीज पे हो हम जाएगा, इधर मैं से क्या कह रहा हूँ ना, ये इधर काम से हॉरिजॉन्टल खींच रहे हो, वर्टिकल आ रहा है। बिल्कुल समझ गए। तो वो तो किसी भी चीज पे कर सकते हैं। ऐसे मान लो ना, एक 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 सिंपल सी रॉड लगी हुई है यहाँ पे, इधर भी क्लैंप की हुई है, यहाँ भी क्लैंप की हुई है, इसके ऊपर से आपने एक रोप ऐसे भेज दी ऐसे, तो और यहाँ से खींच रहे हो आप नीचे की तरफ, तो इधर से रखी हुई चीज ऊपर की तरफ खींच जाएगी। तो ये तो आप इसके अगेंस्ट भी कर सकते हो। पुली क्या करता है, काम स्मूथली कर देता है, तो कीवर्ड इज स्मूथली कर देता है। किसी भी चीज के अगेंस्ट आप कर सकते हो, रस्सी कटनी नहीं चाहिए, बस समझ जाओगे। यस सर। भाई यही है यार, है ना। एनीवे, तो पुली के बारे में अभी हम कह देते हैं, इस चैप्टर में जब हम पुली की बात करेंगे तो पुली इज मासलेस, यानी कि वेरी लाइट कह देते हैं, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस यानी रोप एकदम स्लिप करेगी इस पे, द रोप स्लिप्स, द रोप स्लिप्स। फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है ना। तो पुली को मासलेस फ्रिक्शनलेस कंसिडर करना है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। कुछ और कहा जाए उसके बारे में तो अलग बात है। फिर बात करते हैं, देखो पहला केस लेते हैं पुली का, जिसमें इस तरह से ब्लॉक लगे होते हैं। इसको M1 कह देते हैं, इसे M2 कह देते हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एटवुड्स मशीन। तो आपसे अगर कोई भी कहे आपसे एटवुड मशीन, तो आपके दिमाग में ये अरेंजमेंट आ जाना चाहिए, एक पुली जिसके दोनों साइड पे वर्टिकली सस्पेंडेड वेट्स हैं, M1 M2, है ना, इस तरीके से। तो इसको एटवुड मशीन कहेंगे हम, है ना। तो बस ऐसी एक टर्म है इसके लिए, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। इसको ड्रॉ कर सर लो। ये सेम पोजीशन पे भी हो सकते हैं ना? पोजीशन मतलब बराबर लेवल में कह रहे हो क्या बेटा? यस सर। हाँ, वो तो बनाने में ऐसे अच्छा लगता है इसलिए, वरना वो तो चलेंगे तो वैसे भी चेंज हो जाएगी ना कंडीशन। तो सर सर अगर दोनों मासेस इक्वल होंगे तो वो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना? हाँ, फिर वो बैलेंस हो जाएगा ना। सर आकाश कुछ कहना चाह रहे हो, उसकी आवाज कट रही है। आकाश लिख दो यार, अगर है ना लिख सकते हो तो लिख दो। सर हेलो, हाँ आकाश, मैंने कब लिख लिया सर? आवाज अभी भी कट गई? हाँ अभी तो आ रही है, बोलो। ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तो M1 M2 आपने ऐसे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो कौन नीचे जाएगा? जिसका सर मास जिसका मास ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ये जाएगा नीचे
और ये जाएगा ऊपर। अच्छा, ऊपर सेम एक्सेलरेशन से या अलग अलग से? सेम सर सेम सेम। वाई सेम? सर, क्योंकि ग्रेविटेशन रोप तो सेम से लगेगा ना दोनों पे। अरे ऐसी बातें मत करो, ना 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 ना, ग्रेविटेशन से कोई एक ही रोप से वो है हाँ सर, टाइम। एक ही रोप से है ना, टेंशन भी सेम ही होगा फिर। हाँ, तो मेरी बात समझो, देखो मेरी बात समझो कि आप इसको इस तरह से विजुलाइज करो, ये है M1, ये है M2, जिधर जाएगा M1 उधर जाएगा M2, सही बात है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो ये नहीं कह रहे हैं हम कि M1 नीचे जा रहा है M2 ऊपर जा रहा है, हम तो कह रहे हैं दोनों अलोंग द रोप जा रहे हैं। दोनों कहाँ जा रहे हैं? नीचे सर अलोंग द रोप जा रहे हैं, नहीं, अलोंग द रोप के रोप हिसाब मतलब से, हाँ रोप है ना? के हिसाब नीचे से। ऊपर तो अलग है, देखो ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है fact है ना। क्योंकि वेट का बट दोनों एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं? रोप के साथ जा रहे हैं। ये रोप के साथ नीचे जा रहा है, रोप के साथ ऊपर जा रहा है, रोप के साथ जा रहे हैं, पक्की बात? यस सर। ठीक है। अब ये बात समझो कि ये जो रोप है इसकी लेंथ जो है फिक्स्ड लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो यस सर। M1 देखो, अगर इसको इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, इसको एक रबर बैंड की तरह सोचो। रबर बैंड दिख रहा है? रबर बैंड। यस सर। यस M2 को रोक लो, थोड़ी देर के लिए रोक लो, पकड़ लो, M2 को पकड़ लो, पकड़ लिया सर। पकड़ लिया, टाइट पकड़ना है ना। हाँ, Right. M1 को खींचो, खींच रहे सर। रबर बैंड की खींच लिया लेंथ सर। बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही बढ़ है। रही बढ़ है रही सर। है। बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब M1 को पकड़ लो, पकड़ लिया। पकड़ लिया, टाइट पकड़ना है ना। अब M2 को चलाओ, बढ़ रबर बैंड रही की है। लेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि M1 का काम है लेंथ को बढ़ाना, M2 का काम है लेंथ को क्या करना? कम करना। कम करना। कम करना। लेंथ को लेकिन रहना है फिक्स। फिक्स है। तो जिस रेट पे ये लेंथ बढ़ रही है, उसी रेट पे ये लेंथ कम होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। हेंस M2 कम जितना हो रहा है, M1 एक्सेलरेशन, बढ़ा। हेंस जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। वही बात समझ में अब यस सर। यस सर। है ना? तो ये सारा खेल है फिक्स्ड लेंथ का। अगर ये लेंथ फिक्स नहीं होती तो दोनों के एक्सेलरेशन भी क्या हो सकते थे? सर अलग अलग। अलग अलग हो सकते थे। बट सिंस द लेंथ हैज टू बी केप्ट फिक्स्ड, दोनों के एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा? सेम। सेम होना पड़ेगा, पक्की बात? यस सर। अच्छा जी। यस सर। अच्छा, अब एक बात समझना, देखो ये M1 जो है इसको नीचे क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? mg सर mg। mg। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टेंशन, सही है ना? M2 को नीचे क्या लग रहा है? mg mg। ऊपर क्या लग रहा है? t टेंशन। अच्छा, सेम रोप सेम टेंशन, ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए? यस सर। यस सर। सेम रोप Yes, सेम sir. टेंशन, है ना? बस फर्क क्या है, ये Yes, sir. नीचे जा रहा है वो ऊपर आ रहा है, बाकी फ्री बॉडी डायग्राम में तो कोई कमी नहीं है। अगर M2 M1 से ज्यादा होता तो क्या डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम आता है या यही फ्री बॉडी डायग्राम आता? यही होता। सेम सेम ही होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? फ्री बॉडी डायग्राम सेम होता। हाँ बस जाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, वो नीचे जाता है ये ऊपर जाता है, इतना ही होता। यस सर। हाँ तो सर। M1 के नीचे आने की इक्वेशन लिखवा दो मुझे, क्या है M1 के नीचे आने की इक्वेशन? सर M1G प्लस A। अबे यार, नहीं सर। M1G माइनस Minus माइनस T. T इक्वल टू M1A। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा, इसके ऊपर जाने की इक्वेशन लिखवा दो, t minus m2g T माइनस M2G माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। इक्वल टू M2A। बिल्कुल सही है, यस सर। ठीक है। दोनों को सम कर दूंगा तो T कैंसिल होता दिख रहा है। यस सर। तो मेरे पास देखो आ जाएगा M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2A। यस सर। तो यहाँ से A आ जाएगा मेरे पास M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। यस सर। और अगर इसको हम यूज़ कर लें टेंशन में कि टेंशन कितनी है बताने में, सॉल्व खुद करके देखना घर पे, तो ये आएगा 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये प्रूव करना कि सही है कि नहीं, है ना? ठीक है सर। अभी के लिए रिजल्ट लिख कर रख लेते हैं, है ना? ठीक। और अगली क्लास को यहीं से शुरू कर लेंगे कि ये टर्म जो है मैं क्या समझाना चाह रही है।
आगे के लिए हमें फिर इजी हो जाएगा एक्सेलरेशन बताना या टेंशन बताना। एक बार अच्छे से देख लो, ये पूरा एटवुड मशीन वाला कहानी जो है अच्छे से देख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे इसमें। सर हम्म आज का पीडीएफ सेंड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। सर वीडियो भी। नोट कर लिया ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो अगली क्लास को यहीं से शुरू करते हैं, और इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं जो सीखेंगे हम लोग और एग्जांपल लेके। नहीं सर, एक सेकंड सर, ऊपर सर, हाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ ऊपर आइए। बस। लीव कर दे सर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अगली क्लास में मिलते हैं ना। सर मैंने लिखा तो था नहीं। ठीक है सर, मैं पीडीएफ कोई नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ, शेयर लो मैं पीडीएफ से देखूंगा। थैंक यू सर। है ना। तब तक हाँ काफ़ी लोग चले गए हैं ना, तो जो जाने वाले हैं उन्हें कौन रोक ठीक। सकता है ना। नहीं मनवाने सर। ठीक है सर, हो गया सर। सर हाँ हाँ सर जब हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम पहले वो वाला फोर्स लिखते हैं जो ज्यादा हो, जैसे कि T माइनस M2G किया। बिल्कुल सही बात पकड़ी बेटा। देखो ऐसे समझो, हम हमेशा उसे पॉजिटिव कहते हैं जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो। क्या कहा मैंने? अच्छा, जो एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन में है, उसे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो m1 नीचे आ रहा है तो उसके लिए m1g पॉजिटिव लिया हमने, है ना। m2 ऊपर जा रहा है तो उसके लिए t पॉजिटिव लिया हमने। पक्की बात? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ कोई यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन का Acceleration डायरेक्शन के डिसाइड direction। कर रहा है। ठीक है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हमने ये समझ ली, जो चले गए वो ये मिस कर गए इस पॉइंट को, है ना। वही मुझे डाउट था यार। कोई नहीं, चलो है ना, इसमें उनका घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।